हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रिबेलियन इन कंट्री साइड का। उसमें हमने पढ़ा था कि जो गुडम हिल्स थे वहाँ पे रिबेलियन और नेशनलिज्म कैसे आई थी। तो वह जो नेक्स्ट टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमें आएगा स्वराज प्लांटेशन। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। असम के जो टी गार्डन्स के प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके साथ स्टोरी शुरू होती है। तो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के अंडर उनको प्लांटेशन की जो टी गार्डन्स की जो जगह थी वहाँ से आ जाना अलाउड नहीं था। तो फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. अब उनके लिए ये था कि उनको राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस दिया जाए कि वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके इन द कन्फाइंड स्पेस विच दे वर एनक्लोज, कि वो जहाँ पर बंद किए गए हुए थे उन्हें बाहर आ जा देना सके। तो इसलिए वो चाहते थे कि हमारे ऊपर ये फ्रीडम लागू हो। तो अंडर इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट जो था वो कहता था प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट द परमिशन। और जो प्लांटेशन के वर्कर्स थे वो परमिटेड नहीं थे टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट द परमिशन, एंड इन फैक्ट दे वर रियरली गिवन सच द परमिशन, और उन्हें रियरली दी जाती थी परमिशन। और अगर कई बार वो पूछ लेते थे कि क्या हम जा सकते हैं, पर उन्हें परमिशन दी ही नहीं जाती थी कि आप चले जाओ। तो अब उन्होंने सुन लिया कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई है, तो अब वो चाहते थे उसमें पार्टिसिपेट करना। और उन्होंने ये क्या किया कि ये लोग अपनी जो जगह है प्लांटेशंस की उनको छोड़ के अपने विलेजेस की ओर भाग गए। और उनको लगता था कि जो गांधी राज था धीरे धीरे वो उनके इंडिया में आ रहा था, और वो उन्हें ये भी लगा कि जो वहाँ पे जो विलेजेस थे जहाँ पे वो रहते थे उन्हें वहाँ पर जाकर उनकी लैंड भी ज़मीन भी मिल जाएगी। पर जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रही थी तो सभी रेलवे में स्ट्राइक थी और ये बात उन्हें नहीं पता थी। तो जो वहाँ की पुलिस थी उन्होंने उनको पकड़ लिया और बहुत ज़ोर के मारा, और वो आज तक अपनी डेस्टिनेशन मीन्स अपने विलेज पे नहीं पहुँच पाए थे। तो इसलिए ये स्वराज प्लांटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन थी वो थी अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अंडर व्हाट वाज इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो you will say that under the Inland Emigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. If they do so, they were brutally beaten up. तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि था स्वराजियन प्लांटेशंस थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी बुक का ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें 1 मेन लाइन है जो आपको याद रखनी है, डेट सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड स्वराज पार्टी। कि स्वराज पार्टी किसने फॉर्म की थी, वो थी सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। अगर हम पूरे चैप्टर की डेट्स के बारे में याद करें कि इन फेब्रवरी 1922 या इंडियन एक्ट ऑफ 1919 या कोई और भी डेट है,
एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी 1913 1918 वाली क्रॉप फेलियर वाली डेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो डेट इम्पॉर्टेंट है जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाली याद करो, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये CBSE के पेपर्स में पूछी भी नहीं जाती हैं। तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। अब नाउ देयर इज अ क्विज क्वेश्चन टू चेक योर नॉलेज, और ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी ही बताया है, तो आई होप कि आपको इसका आंसर आता होगा। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ओनली 5 सेकेंड्स है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी। वेरी इजी। योर टाइम इज अप and its answer is CR दास and मोतीलाल नेहरू। ये हमने अभी भी पढ़ा है। CR दास and मोतीलाल नेहरू formed the स्वराज पार्टी। Now moving to the next story। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, अब वो गांधी जी चाहते थे कि अब मैं इसे कॉल ऑफ कर दूँ, मीन्स बंद कर दूँ, क्योंकि एट सम प्लेसेस जो थी ये मूवमेंट वो वायलेंस क्रिएट कर रही थी। और स्पेशली जो मूवमेंट क्रिएट हुई थी जो इम्पॉर्टेंट था वो था चौरी चौरा मूवमेंट। आप इसके बारे में ज़रूर याद रख लो कि जो हमारी चौरी चौरा मूवमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हुई थी, 1922 में हुई थी और ये गोरखपुर में की गई थी। तो एट चौरी चौरा इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन in bazaar turned into a violent clash with the police. Hearing the incident, महात्मा गांधी called off the non-cooperation movement। और ये गोरखपुर में हुई थी चौरी चौरा मूवमेंट 1920 की, जिसकी वजह से गांधी जी को लगा कि उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर देनी चाहिए ये मूवमेंट। अब हमारी जो स्थिति थी वहाँ पर क्या होगा कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था 1920s का। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन से। जब ये हालात उत्पन्न हुए थे, ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हम पैसा ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही अभी गिरा सकते हैं, क्योंकि गिराने से भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और अगर डबल कर दिया पैसा तो भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो हमारे लोग हैं उनको कहो कि आप लोग खुदाई करो ज़मीन की और खुदाई करके उसको ही भर दो तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो लोगों ने ये किया कि लोगों ने ज़मीन को खोदा और वापस से उस पर मिट्टी डाल देते थे और उन्हें पैसे मिल जाते थे। इस तरह हमारी जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बैलेंस किया था। डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें जो हमारा जो ये पेज है NCERT का, उसमें सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है कि सर जॉन साइमन आए थे हमारे इंडिया में, कमीशन हुई थी एक, उस कमीशन में डिडंट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन में एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। तो अब ये क्या हुआ कि जब 1928 में साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन ऑफ गो बैक साइमन। तो इसका ये था कि अगर आप हमारे इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, इंडिया के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो और वहाँ पर इंडिया का एक सिंगल मेंबर भी नहीं है, तो ये हमारे इंडियन मेंबर्स जो थे इस कमीशन जो सेटअप हुआ था उससे एग्री नहीं थे। तो उन्होंने सभी लोगों ने, हमारे इंडिया के लोगों ने उससे क्या ग्रीट किया कि गो बैक साइमन। ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग थी, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया कि आप गो बैक साइमन, आप यहाँ से चले जाओ। तो वाइसरॉय जो लॉर्ड इरविन था, ब्रिटिशर्स के लॉर्ड होते हैं, तो उनमें से एक लॉर्ड था लॉर्ड इरविन, अनाउंस इन अक्टूबर 1929 अ वेग ऑफर। उसने एक ऑफर रखी इंडिया के सामने ऑफ डोमिनियन स्टेटस कि आप एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी लंदन में
तो वहाँ पर फ्यूचर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया का, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो अब गांधी जी को वहाँ पर भेजा गया और वहाँ पे कुछ उन्हें खास नहीं लगा, तो वो निराश होकर इंडिया पर वापस आ गए। पर वहाँ पर हमारे इंडिया में क्या था कि हम लोग स्वराज के बारे में बात कर रहे थे कि हम आपको स्वराज नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, वहाँ से तो वो निराश होकर आए कि वहाँ पर कुछ अच्छे डिसीजंस नहीं लिए गए। तो अब वो लोग चाहते थे कि अब हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज ए इंडिपेंडेंस डे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। इसका ये मीनिंग है, ये क्वेश्चन भी आएगा 1 मार्क्स में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ। दिसंबर 1929 में हुआ। किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर हुआ? जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंडर हुआ। क्या डिमांड किया लोगों ने? पूर्ण स्वराज डिमांड किया। और क्या डिक्लेयर किया गया उस दिन कि 26 जनवरी 19 जो हमारी 26 जनवरी होगी तब वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे हमारे इंडिया में मनाया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर इस पैराग्राफ में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 मार्क के लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी इन हालातों में अब गांधी जी ने सोचा कि हम शॉर्ट मार्च करते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाते हैं कि जो कि वाइड स्प्रेड होगी। उन्होंने ये सोचा था और उन्हें लगा कि गांधी जी सॉ सॉल्ट एज ए पावरफुल वेपन, और उन्हें लगा कि वेपन है बहुत ही अच्छा कि इंडिया के लोगों को यूनाइट कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी जो 31 जनवरी 1930 तो उन्होंने अ लेटर सेंड किया वायसराय लॉर्ड इरविन को, जिनका लॉर्ड था, उन्हें सेंड किया और 11 कॉमन डिमांड्स रखी, जो कि द आइडिया वॉज टू मेक वाइड रेंजिंग डिमांड्स टू यूनाइट इंडिया। और ऐसी डिमांड्स रखी जो कि इंडिया के पीपल को यूनाइट कर सकती थी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिमांड थी वो थी सॉल्ट की। मोस्ट स्टीरिंग डिमांड वॉज टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स। और वो कहते कि अगर आप भी सॉल्ट बना रहे हो, हम भी सॉल्ट बना रहे हैं, तो उस पर टैक्स क्यों? क्योंकि हम दोनों बना सकते हैं सॉल्ट, आप भी बना सकते हो और कॉमन पीपल भी बना सकते हैं, तो उस पर टैक्स क्यों लगा रहे हो? तो ये डिमांड थी कि अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर। अब वो कहते कि रिच भी सॉल्ट को कंज्यूम करता है और पुअर भी सॉल्ट को कंज्यूम करता है, और ये सबसे ज़्यादा फूड का एसेंशियल आइटम है कि हर फूड में सॉल्ट होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉल्ट मार्च। दीज डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च। अब क्या हुआ? अब ये डिमांड्स तो रख दिया आपने ऑन जब क्या हुआ था ऑन 31 जनवरी 1930 को ये डिमांड्स रख दी, और 11 मार्च तक इनको फुलफिल नहीं किया गया था। अब गांधी जी ने सोचा कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये थी कि हम जो गवर्नमेंट के लॉज थे उनको ब्रेक करेंगे, नॉट वायलेंस, हम उनके लॉज को ब्रेक करेंगे। डैट वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये थी कि हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनकी बनी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। तो इट वॉज द मेन डिफरेंस। दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था कि हम लोग जो गवर्नमेंट के रिप्रेसिव लॉज थे उनको नहीं मानेंगे, उनको तोड़ेंगे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये थी कि हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनकी बनी चीज़ें और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉल्ट मार्च। इसमें अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सॉल्ट मार्च के दिन क्या हुआ कि सो महात्मा गांधी हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers।
78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने एक दांडी मार्च की। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स। अब क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है कितने वॉलंटियर्स थे, तो हमने लिखना है 78 वॉलंटियर्स थे और पूरी मार्च टोटल डिस्टेंस क्या था, 240 माइल्स था। टोटल मार्च का डिस्टेंस था वो था 240 माइल्स। माइल्स का था। 78 वॉलंटियर्स थे, 240 माइल्स का टोटल डिस्टेंस था। अब आगे हमारे पास क्या आता है कि फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती, साबरमती से आश्रम जो था उनका गांधी जी का, वहाँ से उन्होंने जाना था डांडी, जो कि गुजराती कोस्टल टाउन है। तो वहाँ पर उन्होंने 24 डेज का ये रूट था और वो 10 माइल्स अ डे चलते थे। Thousands came to near Mahatma Gandhi wherever he stopped and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. और वो उन्हें समझाते थे कि ब्रिटिशर्स के क्या लॉज थे, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता था। तो इनके बारे में जब वहाँ पर रुकते थे 10 माइल वो रोज़ का चलते थे, तो कहीं ना कहीं वो रात में रुकते थे, तो वहाँ पर लोग उनके साथ जुड़ते थे और गवर्नमेंट के जो रिप्रेसिव लॉज थे कैसे उनको ओवरकम किया जाए इसके बारे में डिस्कशन करते थे। He reached Dandi on 5th April. The next day he broke the SALT Act. और 5 अप्रैल को वो डांडी पहुंच गए और उन्होंने सॉल्ट एक्ट, वहाँ पर सॉल्ट बनाया, जिससे सॉल्ट टैक्स जो सॉल्ट एक्ट था वो टूट गया। कई बुक्स में ये डेट 5 अप्रैल दी हुई है और कई बुक्स में इसकी डेट दी गई है 6 अप्रैल। तो आई प्रेफर कि आप जो न्यू एडिशन बुक्स हैं जिसमें 6 अप्रैल दी गई है, आप 6 अप्रैल ही लिखें कि क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको ये बताओ कि व्हेन डिड महात्मा गांधी रीच डांडी एंड व्हेन द सॉल्ट एक्ट वाज ब्रोक, then you will say he reached on Dandi on 6th April and broke the SALT Act. Now there is a quiz question to check your knowledge. So you have 5 seconds to solve this question. What was the total distance of Salt March? 240 miles, 345 miles, 56 kilometers, 78 miles. और मैंने अभी बताया ये कि कितने टोटल डिस्टेंस था सॉल्ट मार्च का। या एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी इजी क्वेश्चन अभी बता के आई हूँ और आप इसका आंसर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो योर टाइम इज अप। इसका आंसर है 240 माइल्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज साइमन ग्रीटेड एज गो बैक साइमन? ये भी बताया है क्यों ग्रीट किया गया था कि गो बैक साइमन। Because it didn't contain any Indian member, because it did not contain any Muslim member, it didn't contain any Congress leader, because it didn't contain any Hindu member. 5 seconds to solve. Time starts now. Your time is up. तो इसका आंसर है बिकॉज इट डिड नॉट कंटेन एनी इंडियन मेंबर। क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं कि ये देखो, द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश, कि इंडियन मेंबर कोई भी नहीं था। तो दिस वॉज नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2. To watch next part, do watch my next video. Thank you.